वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने एफोरिज्म 7 के बारे में पढ़ा था। एफोरिज्म 7 में हम लोगों ने कॉजा ओकेजनलिस के बारे में बात किया था, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बात किया था। कॉजा ओकेजनलिस क्या है? कॉजा ओकेजनलिस है मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। हम लोगों को किसी डिजीज के पिक्चर में से जो कॉजा ओकेजनलिस है मीन्स मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है, उसको हटाना है। इसके पिछले एफोरिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के बारे में। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है? इंटायर कलेक्शन ऑफ द फेनोमेना, जितना साइन सिम्टम्स पेशेंट का, सराउंडिंग का जो भी आ रहा है, वो सारा चीज को हमने एक साथ समेट लिया। वो समेट लिया तो वो हो गया हम लोगों का पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट में जितने तरह के पेशेंट के साइन, चाहे वो इंडिस्पोजिशन के चलते हो रहा हो, चाहे वो मेंटेनिंग कोज के चलते हो रहा हो, चाहे वो एक्साइटिंग कोज के चलते हो रहा हो, वो सारे साइन एंड सिम्टम मौजूद है। बट हम लोगों को वो सारे साइन एंड सिम्टम्स का काम नहीं है। एग्जैक्टली जब हम डिजीज फेनोमेना को परसीव करते हैं प्रेस्क्रिप्शन के लिए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वो साइन एंड सिम्टम्स चाहिए जो कि मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स के चलते, मॉर्बिड एफेक्शन के चलते, ठीक है, मॉर्बिड एफेक्शन के चलते, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के चलते अगर कोई सिम्टम है तो उसको हमको नहीं लेना है, ऑब्वियसली नहीं लेना है। हमको किस चीज पे ध्यान देना है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ध्यान देना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मीन्स चिड़िया का आंख। अर्जुन जो निशाना लगा रहे थे तो क्या बोले? वो चिड़िया का आंख देख रहे थे। तो डिजीज के केस में चिड़िया का आंख इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पाने के लिए हमको पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से जो भी सिम्टम्स एक्साइटिंग कॉज, मैनिफेस्ट एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज के चलते हैं, उसको साइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सिम्टम्स आ रहा है, वो है मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स का ट्रू इसेंस ऑफ डिजीज। उसको हम लोग टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स करते हैं और उस पर बेस्ड होके हमको प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। आप लोग जैसे कि फाइनल ईयर में हैं तो आप लोगों को बेड साइड में जाना पड़ेगा, आप लोग जाना है, केस देखना है। तो इस एफोरिज्म का फाइनल ईयर में क्या एप्लीकेशन है, आगे आप जो पढ़े हैं इसमें और अभी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपके पास पेशेंट्स आएंगे जिनको कि हम लोग कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है, जैसे डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, थायराइड के वगैरह वगैरह, जो भी क्रोनिक डिजीजेज के पेशेंट्स आते हैं तो उनको मेडिसिन चल रहा है, डिफरेंट मेडिसिन चल रही हैं। आप देखिएगा कि वो जो मेडिसिन चलती हैं तो उनका कुछ सिम्टम्स आता है पेशेंट्स को। आप अगर फार्मेकोलॉजी के बुक्स में जाइएगा तो देखिएगा लिखा रहता है कि ये मेडिसिन का ये एडवर्स इफेक्ट है। से कोई एक मेडिसिन चल रहा है XYZ और उसके चलते पेशेंट को पाल्पिटेशन हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है। तो ये पसीना होना, ये पाल्पिटेशन जब हम प्रेस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर उसको शामिल करेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में तो हमारा पिक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा पिक्चर बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो पसीना है, ये जो पाल्पिटेशन है, ये एक कॉज मेंटेन है, उसके चलते हो रहा है। और उस चीज़ को अगर कंसीडर करके आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फेल्योर मिलेगा। क्योंकि वो कॉज पहले भी वो मेडिसिन ले रहा था, आज भी मेडिसिन ले रहा है, कल भी मेडिसिन लेते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट हो चुका है, उसको आप इतना आसानी से हटा नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इवेल्युएशन ऑफ केस करते हैं, सिम्टम्स को एग्रीगेट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, सिम्टम्स के क्वालिटी का स्टडी करते हैं, तो उस केस में आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स को माइनस कर देना है। सो आई थिंक कल के क्लास में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ध्यान देना है, हम लोगों को एलोपैथिक फार्मेकोलॉजी का भी साउंड नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट मेडिसिन कंटिन्यूअस लिए जा रहे हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, और आप उसको
सडनली हटा नहीं सकते हैं। अगर सडनली हटाइएगा तो एक वायलेंट रिएक्शन होगा जिसको कि टॉलरेट करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। सो वैसे केसेज में उस मेडिसिन के साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे और वो साइड इफ़ेक्ट्स को आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से इंक्लूड नहीं करना है। तो ये रहा आप लोगों का एप्लीकेशन था कि कैसे ऐसे केसेज में जो कि ड्रग डिपेंडेंट डिजीजेज हैं, ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उस केसेज में कैसे आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को समझना है, देखना है। ठीक है। सो हम लोगों का एफोरिज्म 7 मोर और लेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एफोरिज्म 8 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म 8 पढ़ेंगे। एफोरिज्म 8 में कहते हैं, मास्टर हैनीमैन, आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, आप सबको पता है क्या कहते हैं कि बेसिकली एफोरिज्म 8 के पीछे एक स्टोरी है। इट वाज द era when होम्योपैथी वाज जस्ट लॉन्च एंड पेशेंट्स जो थे होम्योपैथी से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहे थे और इस बेनिफिट के चलते, इस लाभ के चलते जो भी कॉन्टेम्परेरी एलोपैथिक फिजिशियंस थे उनको जलन हो रहा था होम्योपैथी से, ईर्ष्या हो रहा था। अपने गांव में भी, अपने शहर में भी, अपने क्लास में भी अगर कोई किसी लड़का का मतलब मार्क्स ज़्यादा आता है तो दूसरों को जलन होता है। वो 3 इडियट्स वाला स्टोरी याद है ना, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप पर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत आदमी सरप्राइज हो जाता है। सो सिमिलरली हैनीमैन और उनकी होम्योपैथी जस्ट एलोपैथी को से फार मोर सुपीरियर थी और वो पब्लिक में इज्जत लिए जा रही थी, पब्लिक को क्योर कर रही थी, पब्लिक को शांति दे रही थी और इसका पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। इस स्थिति को देख के उनके जो कंटेम्प्रेरी एलोपैथ फ्रेंड्स थे उन लोगों को काफ़ी ईर्ष्या होने लगा, काफ़ी जलन होने लगा। और उसमें एक डॉक्टर हुफलैंड साहब थे जो कि उस समय हैनीमैन को हैनीमैन बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वो बंदा हुफलैंड ही थे जो हैनीमैन को एक जगह दिए थे, एक डैश दिए थे जहाँ से कि वो होम्योपैथी का अनाउंस कर सके। उनका जो फर्स्ट आर्टिकल था होम्योपैथी पे, इससे ओनली प्रिंसिपल, हम सबको पता है कि वो हुफलैंड जर्नल में ही पब्लिश हुआ था। सो हैनीमैन को एक जगह चाहिए था और वो जगह हुफलैंड ने दे दिया और उस जगह को इस्तेमाल करके हैनीमैन ने इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब हुफलैंड को लगा कि क्या कर लिया ये तो मतलब हमारी 12 बजा दिया। तब हुफलैंड ने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा और वहाँ पे वो लिख रहा है कि होम्योपैथी रिमूव साइन एंड सिम्टम्स बट डिजीज स्टिल रिमेन्स इनसाइड। फुटनोट में इस एफोरिज्म के अगर जाइएगा तो आपको हुफलैंड कमेंट का जिक्र आया हुआ है और वहाँ हुफलैंड साहब के कमेंट के जवाब में ही उन्होंने ये एफोरिज्म कहा। हुफलैंड उस जमाने के बहुत बड़े एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, बहुत बड़े एलोपैथिक स्कूल में उनका बहुत ही ज़्यादा इज्जत था और उनका हैनीमैन भी बहुत इज्जत किया करते थे। हैनीमैन ने उनको नेक्टर ऑफ मेडिसिन कहा है। हुफलैंड को हैनीमैन ने क्या कहा है? नेक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, वो बहुत इज्जत करते थे हैनीमैन का हुफलैंड और हुफलैंड का हैनीमैन। बट इज्जत करना अलग चीज़ है और जब उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। तो हैनीमैन को उन्होंने कमेंट किया, हैनीमैन को उन्होंने टीच किया कि बेटा होम्योपैथी डिजीज ठीक नहीं करता है, ठीक कर देता है, साइन एंड सिम्टम ठीक कर देता है, बट डिजीज इंटीरियर में एग्जिस्ट करते रह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि तो हमने हमारा छत छू रहा था, हमारे छत से पानी नीचे रिसके आ रहा था बारिश में, तो कोई मिस्त्री आया, देख के उसको चला गया। अब बारिश नीचे आना बंद हो गया, पानी नीचे रिसना बंद हो गया, लेकिन कोई ये क्या कह रहा है कि ऐसे तो पानी नहीं आ रहा है लेकिन छेद अभी भी छत में मौजूद है। समझ रहे हैं हुफलैंड क्या बोले? उसी के जवाब में ये एफोरिज्म 8 हैनीमैन ने लिखा। बोल रहे हैं एफोरिज्म को अगर आप लोग पढ़िएगा तो कह रहे हैं इट इज नॉट कंसीडेबल
nor can it be proved by any experience in the world that after removal of all the symptoms of the disease and the entire collection of the perceptible phenomena, अंडरलाइन करिएगा आप लोग, इंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टिबल फेनोमेना, ठीक है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम्स, ये दोनों चीज जो है अपने बुक में आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा. देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड्स हेल्थ, और दैट द मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड. हम लोग लास्ट एफोरिज्म में क्या बोले थे, कल के क्लास में क्या बोले थे कि ये जो मॉर्बिडली इफेक्टेड वाइटल सोर्स है, ये कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल से, फिजिशियन से. कैसे कम्युनिकेट करता है? साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू. हमको भूख लगता है तो क्या करते हैं? पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, खा लेंगे तो गुस्सा चला गया. अब कोई आके हमको बोले कि भैया खाना खा लिए हो, ठीक है, तुमको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन तुमको भूख अभी भी लगा है. बहुत ही हास्यास्पद बात है, बहुत ही रिडिकुलस बात है. इट्स रियली रिडिकुलस what Hufeland stated, that after removal of all the sign and symptoms, all the perceptible phenomena, all the collection of symptoms, there should or could remain anything inside the body except health. भैया आग लगा है तो धुआं उठेगा, डिजीज है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिम्टम्स देगा, डिस्कम्फर्ट देगा. अब कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा है, कोई एबनॉर्मल सेंसेशन नहीं आ रहा है, कोई एबनॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि डिजीज इंटीरियर में बचा हुआ है. ये तो मतलब दुनिया में कोई भी आदमी समझ सकता है ये जस्ट किसी आदमी को ईर्ष्या को, किसी आदमी के जलन को दिखाता है. सो एफोरिज्म 8 जो है, बेसिकली एफोरिज्म 8 में इसी चीज के बारे में बात हुआ है कि हैनीमैन ने हुफलैंड कमेंट का जवाब दिया है. और अगर आप लोग फुटनोट में जाइएगा एफोरिज्म 8 के, तो वहाँ एकदम क्लियर ये हो रहा है कि हुफलैंड ने ये बात बोला था. और मैं ये बेसिकली ये एफोरिज्म अगर अपेंडिक्स में भी जाके देखिएगा तो वहाँ भी ये क्लियर हो रहा है कि ये एफोरिज्म हुफलैंड कमेंट्स के अगेंस्ट में लिखा गया था. और हुफलैंड चूंकि उस जमाने के बहुत बड़े ऑथोरिटी थे, बहुत ही उनका, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे रिस्पेक्टेड जर्नल्स का नाम लेते हैं, ठीक है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जैसे हुआ, ठीक है, लाइक ऐसे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का जर्नल है, मतलब ये सारे जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल्स हैं. यहाँ पे कोई भी बात, हर किसी की बात पब्लिश नहीं होती है, हर किसी की बात पब्लिश नहीं होती है. यहाँ पे कोई भी बात रखने के लिए उसको कई बार वेरीफाई किया जाता है, और वो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक चीज़ है. सो हुफलैंड उस जमाने में उस तरह का ऑथेंटिक एक जर्नल रन कर रहे थे. उस जर्नल में से हैनीमैन ने अपना रास्ता बनाया, और उस रास्ते से हैनीमैन जब चलना शुरू किए तो एलोपैथिक स्कूल को हैनीमैन के रिजल्ट्स के चलते खुश होना चाहिए था, किसी को भी खुश होना चाहिए था, बट वो लोग समझने की कोशिश करने के बजाय उनके सक्सेस को देख के जलन करने लगे. आप सबको पता होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जब हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन निकाला तो उसके खिलाफ में एंटी ऑर्गेनॉन, एंटी होम्योपैथी ऐसे जर्नल्स चलते थे. कोई अगर बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये भी होता है अगर तुमको कोई गाली देने लगे तो समझो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो. तो एलोपैथी वाले होम्योपैथी स्कूल को, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को गाली देने के लिए एक पूरा सीरीज शुरू किए वो लोग, मतलब बहुत ही ब्रूटली कमेंट करते थे. और हैनीमैन उनके एक एक कमेंट को, एक एक उनका जो तर्क था, उस हर एक तर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से एकदम न्यूट्रलाइज कर देते. तो ये हुफलैंड की तरफ से कमेंट आया था, और इस कमेंट का जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि हुफलैंड वाज ऑन वेरी हायर लेवल एट कंटेम्पररी स्कूल ऑफ मेडिसिन, एंड सो his answer, his comment, his critique must be neutralized.
That is why Hahnemann retain this aphorism, where Hahnemann retain that it cannot be understood by any experience on this earth that how a person can remain unhealthy, after the removal of all the signs and symptoms, entire the disease phenomena, entire collection of symptoms. Really, it's ridiculous. I am not getting anything other than it's ridiculous. इसके लिए वर्ड और कुछ कहा नहीं जा सकते, ये हास्यास्पद है। तो किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड में कैसे पता चलता है? उसके साइन एंड सिम्टम से। उसका साइन एंड सिम्टम चला गया, पेशेंट अच्छा से खा रहा है, बोल रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सारा काम कर रहा है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद तुम अगर कोई कह रहा है कि भैया तुम्हारा टाइफाइड तो ठीक हो गया है होम्योपैथी से, ऐसा दिख रहा है लेकिन ठीक हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और वो तुमको आके अटैक करेगा। बट अगर होम्योपैथी से आपने सही से टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया है, टाइफाइड को क्योर दिया है, तो रिकरेंस का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल हेल्दी ससेप्टेबिलिटी को रिस्टोर किया है होम्योपैथी से, और वंस we have restored the healthy susceptibility, there is no chance of any microorganism to grow. केंट का 6th चैप्टर याद है तो? बट एलोपैथिक स्कूल में मैं टाइफाइड का ही एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को पता है कि टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो बार बार रिकर होता है। कहाँ की होता है? जो ये आपके केस में सही हो सकता है, ये आप लोगों के केस में सही हो सकता है, एलोपैथी के केस में सही हो सकता है कि इंटीरियर में छिपा हुआ हो। बट होम्योपैथी चूंकि लॉ ऑफ सिमिलियर नेचुरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नेचुरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर क्योर करता है, नॉर्मल हेल्दी ससेप्टेबिलिटी को रिस्टोर करता है। सो होम्योपैथी में ये फेनोमेना होना कि साइन एंड सिम्टम हट गया लेकिन डिजीज स्टिल परसिस्ट कर रहा है, ये नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोग एफोरिज्म 8 को पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे। आगे भी कोई क्वेश्चन होगा, पिछले एफोरिज्म से भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, सेफ रहिए। थैंक यू।